हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो गाइज़, ये आपका RO ARO जो भी हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिससे जो जितने भी इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम लोग बहुत ही डीप जा कर के डिस्कस करने वाले हैं। सारे एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पार्ट 2 है, फर्स्ट पार्ट आ चुका है जो कि एनिसेंट हिस्ट्री से संबंधित था, वो प्लेलिस्ट में क्रिएट है, वो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। यहाँ पे 80+ क्वेश्चंस हैं, 80-90 के समथिंग है क्वेश्चन, तो 80+ ही है, जिसमें आपके सामने मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी और आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगी। छोटे छोटे क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का टाइम, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी। उसके पहले आपको आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो बिना लेट के हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो नए देख रहे हो, जो नए व्यूवर्स हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक करना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट ले लेते हैं PDF। और जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन है, भारत पर मुस्लिम अटैक से संबंधित है क्वेश्चन है, कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बताइए कि शाहनामा का जो लेखक है, उस टाइम आयोग ने जो क्वेश्चन पूछा था, फरिश्ता यहाँ दे दिया था जो कि गलत था। ठीक है, इसको मैंने एडिट कर दिया कि शाहनामा का जो लेखक है वो है फिरदौसी। ये किसके दरबार से संबंधित था? तो ऑप्शन आपके सामने है सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अल्पतगीन। इन चारों ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। फटाफट आप आंसर दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा। आंसर अब तक आ जाना चाहिए, फटाफट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, शाहनामा का लेखक जो है फिरदौसी, ये किसके? महमूद गजनबी के दरबार का क्या था? प्रसिद्ध विद्वान कवि था। और इसे जो है, इसे क्या मतलब संज्ञा दी जाती थी, इसे उपाधि दी जाती थी। किसकी उपाधि दी जाती थी? पूर्व के होमर की उपाधि इसे दी जाती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये RO ARO में पूछा हुआ था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशाल सेना को नियुक्त किया था, तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने सीमा प्रांत की सुरक्षा के लिए सैनिक की संख्या बढ़ाना, प्रशासन को व्यवस्थित करना, इन सभी के लिए सीमावर्ती किलों की इसने मरम्मत करवाई थी। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? एक युद्ध हुआ था राजा जयचंद और मैंने तो आंसर ही बता दिया डिटेल जा करके। तो चलिए, जब बता ही दिया तो कोई बात नहीं, वैसे आपको ये पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि क्या हुआ था 1194, यानी कि 1194 में क्या हुआ था? जो जयचंद थे, जयचंद ये कहाँ के थे? गहड़वाल, कन्नौज के गहड़वाल शासक थे ये जयचंद। इनके बीच और किसके? मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या करते हैं? इनको हरा देते हैं, ये हार जाते हैं, और मोहम्मद गौरी क्या है? ये जीत जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये गलती से मैंने आंसर बता दिया, नेक्स्ट टाइम से नहीं बताऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2014 का है, मेंस का क्वेश्चन था, RO में आया हुआ था कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपके सामने चारों स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, फटाफट आपको आंसर देना है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आपका ओवर होता है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा गाइस, वो होगा बलबन। बलबन ने क्या किया था कि गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना जो शिलालेख था इसका, उसमें स्वयं को क्या कहा था? खलीफा का सहायक कहा था। ठीक है, क्या कहा था? स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। किसने? बलबन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी?
ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो 2 सेकंड का आंसर है कि आपको तुरंत दे देना है। तो क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की जो राजधानी थी वो क्या थी, दिल्ली थी। क्या थी, दिल्ली थी। देखो क्या होता है कि जब कुतुबुद्दीन की डेथ होती है, ठीक है, तो 1211 में, कब, 1211 में इल्तुतमिश क्या है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और वो क्या करता है, अपनी राजधानी लाहौर से क्या करता है, दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। लेकिन यहाँ पे राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी पूछा है क्या थी, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है, इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगी और देख लेते हैं कि क्या मिलाना है। कि एक तरफ क्या है, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पे मिलाना है कि कैसे क्या सही होगा। तो रणथंभौर के सामने कड़देव दिया है, चित्तौड़ के सामने राजा रायचंद्र दिया है, देवगिरी हमीरदेव और गुजरात के सामने राणा रतन सिंह कि कौन कहाँ का शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका टाइम ओवर होता है। चलिए इसका आंसर अब मैं बताऊंगी, आपका आंसर अब तक आ गया होगा कमेंट बॉक्स में, तो चलिए देख लेते हैं हम। रणथंभौर जो थे, रणथंभौर का क्या हो जाएगा, हमीरदेव, रणथंभौर हमीरदेव। और चित्तौड़ के कौन थे, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह थे, ठीक है। और अगर देवगिरी की बात करें, देवगिरी की, तो यहाँ के कौन थे, राजा रायचंद्र थे, ठीक। और गुजरात के कौन थे, कड़देव थे, गुजरात के कड़देव। तो इस तरीके से जिस ऑप्शन में 3, 4, 2, 1 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपके सामने है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन राइट है। ये 2017 में प्री में पूछा गया था, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, रणथंभौर में हमीरदेव, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, देवगिरी के राजा रायचंद्र एंड गुजरात के कड़देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए किसने किया था। अब तक आंसर आ गया होगा। इसका आंसर क्या है, मुबारक खिलजी, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत होती है, उनकी मृत्यु होती है, तो मलिक काफूर ने क्या किया, मलिक काफूर ने, ठीक है, मलिक काफूर, क्या कहा मैंने कि अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ होती है तो ये मुबारक खिलजी ने, मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर लेते हैं, ठीक है। बाद में जब कैद से मुक्त होकर के सुल्तान बनते हैं और सुल्तान बन करके ये स्वयं को खलीफा घोषित कर देते हैं, ठीक है। और इनकी बहुत सारी उपाधियाँ थी, जैसे अल इमाम हो गया, उल इमाम हो गया, तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि। तो मेन आपको ये ध्यान रखना, खलीफा मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो किस शासक ने दीवाने अमीरे को ही विभाग की स्थापना की थी, ऑप्शन आपके सामने है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आंसर आपको टिक करना है, 2017 में क्वेश्चन पूछा था। अब तक आंसर आ गया होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2017 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो MBT है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, किसके लिए, कृषि के उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए, किससे संबंधित था, कृषि से संबंधित था, कृषि की उन्नति के लिए इसने दीवाने अमीरे कोही की स्थापना की थी। तो इसका कार्य क्या था, इस विभाग का, इसका ये कार्य था कि जो किसान हैं उनको प्रत्यक्ष सहायता दिया जाए और प्रत्यक्ष सहायता दे करके उनको अधिक कृषि भूमि के कार्य के अधीन लाया जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देखने में बिजी हो जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा तो दूसरों को भी फ़ायदा मिले, इसके लिए प्लीज़ थोड़ी हेल्प करिए और वहाँ तक शेयर करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताइए किसने की थी कि बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन किया था, फटाफट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक।
इन्होंने क्या किया था, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे परोपकारी वर्क किए थे। इन्होंने क्या किया, एक रोजगार दफ्तर खोला, नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला, ताकि और क्या किया, प्रत्येक मनुष्य, जो हर मनुष्य के उनकी गुण और योग्यता की जांच पड़ताल के बाद अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त दिया और बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। तो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने ऑप्शन है चारों आप देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। मैंने कहा ना बहुत सारे परोपकारी वर्ग किए थे, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, आपके सामने है, आप फटाफट आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, FST ही हो जाएगा। ठीक है, कि सर्वप्रथम सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। बताया जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने 300 नए नगरों का निर्माण किया था, जिसमें अगर नाम कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये सब क्या है, इन्हीं के द्वारा निर्माण कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आगरा की स्थापना की थी? वेरी इजी क्वेश्चन, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है जो कि ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप फटाफट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सिकंदर लोधी होगा। क्या होगा, सिकंदर लोधी। इन्होंने क्या किया था, आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा सुल्तान है जो अन्य के ऊपर कर लगा था, उसको समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, GST, FST एंड सिकंदर लोधी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम ओवर हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया कि भूमि के मापन के लिए, यानी भूमि को मापने के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो किस नाम से जाना गया, गज-ए-सिकंदरी। गज-ए-सिकंदरी क्या था, ये भूमि मापन की इकाई थी। ठीक है, और इस गज का प्रयोग शेर शाह तथा अकबर ने अपने शासनकाल में किया। इस गज मतलब इस मापन का प्रयोग, इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह और अकबर ने भी किया। ठीक है, और जब सिकंदर लोधी ने क्या किया, अनाज से जकात क्या होता था, जकात वो होता था जो मुस्लिम से लिया जाने वाला संपत्ति कर होता था। मुस्लिम से लिया जाने वाला संपत्ति कर को क्या कहते थे, जकात कहते थे। मुस्लिमों से लिए जाने वाले संपत्ति कर को क्या कहते थे, जकात। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया, अनाज से जकात क्या किया, समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाफट आंसर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम ओवर। अष्टदिग्गज कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। ये कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव की बात करें, अगर ये देखा जाए तो कृष्णदेव राय का जो शासन काल है वो विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। ठीक है, तेलुगु साहित्य में क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने क्या की थी? आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तो आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपको पता होना चाहिए, कृष्णदेव राय ने धारण की थी। और इनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि थे इनके दरबार में, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में, इनमें जो तेलुगु कवि थे, इनमें एक मुख्य था जिसका नाम था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पेड्डाना। ये प्रमुख थे, मुख्य कवियों में पेड्डाना प्रमुख थे, जो संस्कृत में और तेलुगु दोनों भाषाओं को जानते थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो स्वरोचित संभो, मनुचरित, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये तो अभी आप समझ ही गए होंगे कैसा था, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये किसका हो जाएगा? आंसर आपका आ गया होगा अब तक कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आंसर इसको बताती हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा आंसर? तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु। ठीक है, और आगे चलते हैं कि अच्छा हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो कृष्णदेव राय थे,
कृष्णदेव राय, इनके दरबार में पूछता है एग्जाम में कि पुर्तगाली यात्री आया था, ठीक है, विजयनगर की यात्रा की थी पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम क्या था, डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है इनके शासनकाल में, जो कि क्या रहता है, एक पुर्तगाली यात्री रहता है, ठीक है, पुर्तगाली रहता है। तो ये भी आपको लगे हाथ याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में आया था, देवराय फर्स्ट के, देवराय सेकंड के, कृष्णदेव राय के या वीर विजय के। तो किसके काल में आया था अब्दुल रज्जाक विजयनगर, तो आपको बताना है आंसर, कमेंट बॉक्स में अब तक आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा आंसर, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के काल में आया था। तो ये अब्दुल रज्जाक जो हैं, अब्दुल रज्जाक ये फारसी राजदूत, ये क्या है, फारसी राजदूत, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे देवराय द्वितीय, इनके शासनकाल में विजयनगर आए थे। और इनका शासनकाल था 1422 से 1446 के समय इनका था देवराय द्वितीय का, और इन्हीं के टाइम में ये अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी राजदूत था ये आया था। नेक्स्ट है, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, ठीक है। तो आपके सामने है ऑप्शन, आपको आंसर देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने योगदान नहीं दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ बहुत डिटेल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कोई योगदान इसमें नहीं दिया, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। और इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूरा स्टार्ट तो इन्होंने किया, लेकिन कार्य इसका कुतुब मीनार का कार्य पूरा हुआ इनके काल में, इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ, ठीक है। और ये किसके नाम पर कुतुब मीनार रखा गया, तो एक संत हैं, एक सूफी हैं ख्वाजा, सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका निर्माण किया, इसका मतलब नाम रखा गया, क्या रखा गया, कुतुब मीनार रखा गया, ठीक है। तो और ये जो कुतुब मीनार है ये कैसा है, एक मिनट, ये कैसा है, ये कैसा है, गोलाकार है, ये कैसा है, गोलाकार है। और कितनी मंजिलें हैं इसमें, 5 मंजिलें हैं, ठीक है। क्या हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया तो इसकी जो चौथी मंजिल थी उसको काफ़ी हानि पहुंचा, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया, और साथ ही साथ इन्होंने को बोला कि लो एक मंजिल और बनवा देते हैं, तो 5वीं मंजिल का भी निर्माण यही FST ही कराते हैं। तो इस तरीके से कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई हैं, जो आज भी विद्यमान है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे हैं जिन्होंने इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि कूट मिलाना है, 2021 का क्वेश्चन है, कि इसमें बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो अटाला देवी मस्जिद है, छोटा सोना मस्जिद है, कदम रसूल है, अदीना मस्जिद है। हाँ, ये आप कुछ लोगों के लिए एकदम नया क्वेश्चन होगा, एक ही आज सुने होंगे, सारे सुने नहीं होंगे, तो इसके लिए टाइम देना, वैसे आप गेस लगा सकते हो कि क्या होना चाहिए, हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। बाकी मैं इसको बताने जा रही हूँ, इस पर टाइम देना टाइम नहीं दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा टफ मुझे लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन फिर भी आप गेस कर सकते हो। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ कि जो अटाला देवी मस्जिद है ये किससे संबंधित है, इब्राहिम शाह सरकी से संबंधित है, ठीक है। अटाला देवी मस्जिद जो है ये इब्राहिम शाह शर्की से संबंधित है। और जो छोटा सोना मस्जिद है ये किससे संबंधित है, ये वली मोहम्मद से संबंधित है, यानी 4। और कदम रसूल की बात करें ये नुसरत शाह से संबंधित है, ठीक। और अदीना मस्जिद
जो पांडुआ है ये संबंधित है सिकंदर शाह से। तो जिस ऑप्शन में 2413 हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही है। फिर से इसको पढ़ लीजिए, इसको अपने मतलब कॉपी पेन लेकर के तो बैठा करिए जब भी कोई डिस्कशन हो, और जो क्वेश्चन आपके लिए नया हो, बिल्कुल आपको नहीं पता हो, कुछ क्वेश्चन तो आपने घटनाचक्र से सॉल्व किए होंगे, कई बार पढ़े होंगे बुक से, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वो आयोग पता नहीं कहाँ से मतलब बुक से ही पूछता है, लेकिन वो नया हम लोगों के लिए होता है, तो उसे आपको क्या करना है, एक कॉपी में उसको नोट कर लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना है जब तक आपको याद ना हो। जैसे अटाला देवी किससे संबंधित है, इब्राहिम शाह शर्की से है, छोटा सोना वली मोहम्मद से है, कदम रसूल नुसरत शाह से, और अदीना मस्जिद जो है सिकंदर शाह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो इसका ऑप्शन क्या है कि ये तो फटाफट आंसर आ ही गया होगा कमेंट में, तो कमेंट बॉक्स में कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, एटा में हुआ था। इनका अगर अमीर खुसरो का अगर पूरा नाम पता हो तो कितना बढ़िया है। क्या इनका पूरा नाम था, अबुल हसन, अबुल हसन, ये ला है, ठीक है, अबुल हसन यामुनुद्दीन, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ यामुनुद्दीन खुसरो, ठीक है, इसीलिए इनको शॉर्ट में अमीर खुसरो का, तो इनका पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, इसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म क्या हुआ था, 1253 में। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, 1253 में हुआ था। वो भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का वर्तमान जिला है जिसका नाम है कासगंज, उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के एक स्थान है पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि पटियाली के एटा स्थान पर हुआ था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एनसीईआरटी, ये तो चलो ठीक है, ये हो गया, लेकिन अमीर खुसरो का जन्म 1252 दिखाता है, ठीक है, एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत में, ठीक है, और हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार 1253 दिखाया जाता है, तो यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, 1252 1253, तो ये आपको ध्यान रखना दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कोड मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित, तो रास पंचाध्यायी है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, भक्ति रत्नाकर है, ये कौन सा किससे संबंधित है ये आपको मिलाना है, और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी लगाइए, टाइम आपका ओवर हो चुका है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर, आपका कमेंट बॉक्स में अब आ गया होगा जो भी आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के आंसर सही हैं या नहीं सही हैं। रास पंचाध्यायी का जो संबंध, रास पंचाध्यायी किससे संबंधित है, नंद दास से संबंधित है, किससे संबंधित है, नंद दास से संबंधित है। और चैतन्य भागवत की बात करें तो चैतन्य भागवत जो है ये वृंदावन दास से संबंधित है, ठीक। और चैतन्य मंगल की बात करें तो ये जयनंदा से संबंधित, ठीक है, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती से संबंधित। तो इस तरीके से 3 1 2 4 जहाँ पर होगा वही सही है, और यहाँ पे दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से किसी की नहीं। तो नाम से ही पता चल जाएगा राजपूतों के समय कौन सी प्रथा हुई, आपको आप मतलब गेस लगा सकते हैं फटाफट कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जौहर प्रथा, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि राजपूत क्या करते थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन इन्होंने किया, राजपूतों ने किया, ठीक है। तो जब राजपूत पुरुष युद्ध में मारे जाते थे, मार दिए जाते थे, तो उसके बाद किले में जो स्त्रियां होती थीं, सारी रानियां होती थी, वो सारे वो सब क्या करती थी, सामूहिक रूप से एक चिता जला लेती थी और उसमें कूदकर अपनी जान दे देती थी। तो इस तरीके से सती प्रथा हो गया, बाल विवाह जैसी प्रथाएं राजपूतों के समय बढ़ी, लेकिन ये पहले से ही चली आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। 2021 का क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए अब तक फटाफट। टाइम ओवर हो चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नासिरुद्दीन खुसरो
शाह, ठीक है। तो इसके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी कूट मिलान है, कौन सा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। एक युद्ध के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ये जो चंदवाड़ लिखा है तो यानी कि चंदावरी का युद्ध, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था राजा जयचंद जो कन्नौज के गढ़वाल के शासक थे और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। तो उसी से संबंध ये वो हो जाएगा। बाकी आप 3 आपको पता होना चाहिए। फटाफट आंसर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट बिना लेट किए हुए जल्दी जल्दी मिलाइए और फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक तो मैंने बता ही दिया, तो चलिए टाइम ओवर होता है आपका। तो चंदवाड़ का युद्ध यानी चंदावर का युद्ध आपका, जैसे कि क्या मैंने बताया, 1194 में मैंने बताया था, ठीक है। और तालीकोटा का युद्ध किससे संबंधित है, कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था, यानी कि सी का 4 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा। और तैमूर ने कब अटैक किया था, तो ये किया था 1398 में किया था, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2143 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से ये सब जो आपको ना पता हो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। चंदावड़ का युद्ध 1194 में, तैमूर का अटैक कब हुआ था 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे बताना कि ये सारे यात्री आए हुए थे, किस देश से आए हुए थे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इब्न बतूता, मार्को पोलो, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। ये ध्यान देना है आपको कि क्या पूछा सही है या सही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा सही नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को का है, मार्को पोलो इटली का है, अब्दुल रज्जाक तुर्की का है, नूनिश पुर्तगाल का है। आपका आंसर अब तक कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए था, आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, अब्दुल रज्जाक तुर्की, ये भी सही है। इब्न बतूता मोरक्को से, मार्को पोलो इटली से संबंधित था और नूनिश पुर्तगाल से संबंधित था। लेकिन अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये तुर्की नहीं बल्कि फारस से संबंधित था, ठीक है। ये जो था अब्दुल रज्जाक जो था ये फारस का राजदूत था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कि ये देवराय द्वितीय के काल में आया था, जिसका शासनकाल क्या था 1422 से 46, बताया था ना, विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक फारस से संबंधित है, ठीक है। और नूनिज जो है पुर्तगाल का यात्री और अशुभ व्यापारी था, इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक। और अगर मार्को पोलो की बात करें तो इटली वेनिस का यात्री था। और ये जो है किसके समय भारत आया था मार्को पोलो, ये पांड्य शासक थे मारवर्मन कुलशेखर, पांड्य शासक थे मारवर्मन कुलशेखर, इनके समय में ये आया था, ठीक है। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो कि एमबीटी के टाइम में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कूट मिलाना है, मतलब क्रमशः बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कि मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय। तो इसमें तो आपको सन जानना जरूरी है, सन जानेंगे तो आप कूट मिला लेंगे, नहीं तो नहीं मिला पाएंगे। तो आपको टाइम दे रहे हैं, चलिए आप लोग अपना लगाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन कोई नहीं, आप लोग कर लेंगे। चलिए अब आपका आंसर आ गया होगा अब तक। चलिए देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, इन पे मतलब कूट मिलाना है, कौन सा के पहले होगा। तो क्या हुआ था कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, ठीक है। और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है। और अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलूग खां किसको कहा जाता था, एमबीटी को, सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 का दोषी माना जाता। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कब की थी 1325 से 51 के बीच,
ठीक है, 1325 से 51 के बीच। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, 4 पहले हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत आसान है, आंसर अब तक कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि जौनपुर नगर जो है ये किसकी याद में बनाया गया था? MBT की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। तो और बनवाया किसने था? अगर ये पूछता किसने बनवाया तो FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये इनके जो थे कजिन थे, कजिन, इनके चचेरे भाई थे। तो इन्हीं की याद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ये जौनपुर नगर की स्थापना की थी। और मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर क्या था, एक स्वतंत्र राज्य बना था 1394 में। 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बनता है। किसके टाइम में? मोहम्मद शाह द्वितीय के टाइम में। मोहम्मद शाह द्वितीय के टाइम में ये एक स्वतंत्र राज्य बनता है, जिसका संस्थापक कौन था? मलिक सरवर था। इसका संस्थापक कौन था? मलिक सरवर था। मलिक सरवर था। ठीक है, और मलिक सरवर कौन था? मोहम्मद शाह द्वितीय का क्या था? दास था। तो इतना फैक्ट आपको जानना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस पर आप लोग आंसर अपना दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आंसर अब तक आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन उल आबिदीन। ठीक है, क्या है? जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन ने 50 वर्ष तक लगभग शासन किया था, लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। 1420 से 70 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, ये कश्मीर के सुल्तान, कहाँ के? कश्मीर के सुल्तान, कश्मीर के सुल्तान। इन्होंने क्या किया? सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। मतलब कि इन्होंने कश्मीर के जो निर्वासित निकाल दिए गए ब्राह्मण थे उनको वापस बुलाया, जजिया कर हटा लिया, नए मंदिर के निर्माण की अनुमति दी। ये सारे काम इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें 2 सेकंड का टाइम भी नहीं लगना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा गाइज? इसका आंसर हो जाएगा होयसल। ठीक है, होयसल। हलेबीड। हलेबीड जो है ये कर्नाटक राज्य के कहाँ पर जिला है? एक हासन जिला है, वहाँ पर स्थित है। हलेबीड कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। ठीक है, इसे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, और ये किसके? होयसल राजवंश की क्या है? राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अलवार संत ने, सूफी संत ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में अब तक आ जाना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अलवार संतों ने किया था। ठीक है, अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन का उदय जो होता है वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में होता है। कहाँ होता है भक्ति आंदोलन का उदय? सर्वप्रथम दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, और वहीं से इसका प्रसार क्या होता है? उत्तर में भी होता है। ठीक, अगर बात करें कि ये भागवत पुराण है एक, जिसमें ये बताया जाता है कि जो भक्ति है वो द्रविड़ देश में जन्मी मतलब दक्षिण देश में जन्म होता है उसका, और कर्नाटक में विकसित होता है। ठीक है, और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद ये गुजरात में पहुंच करके क्या हो जाती है? जीर्ण हो जाती है। ठीक, और बस इतना आपको ध्यान रखना। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव को अलवार संत द्वारा और शैव नैनार संतों के द्वारा प्रसारित किया गया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शुद्ध अद्वैतवाद ऑप्शन आपके सामने है, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य, रामानुजाचार्य। फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। इन्होंने क्या किया था? वल्लभाचार्य का क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था, शुद्ध अद्वैतवाद, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो, शुद्धाद्वैत। ओके,
ऐसे भी लिख सकते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग, अगर ये नहीं पुष्टि मार्ग भी आ जाए तो भी आप क्या लगाएंगे, वल्लभाचार्य। ठीक है, ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? क्या है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो संवाद है उनके संकलन का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। आंसर आ गया है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर। सबद, साखी, अमरमूल और रामायणी। तो क्या है इसका आंसर? अमरमूल। क्या है इसका आंसर? अमरमूल। तो ये भी आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, मूव होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो किससे संबंधित है ये? इस्लाम से प्रभावित कौन थे? आंसर क्या है? नामदेव। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो नामदेव का जन्म अगर बात करें तो 1270 में हुआ था। 1270 में नरसी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? ज्ञानेश्वर थे। और नामदेव जो थे, ये पूछता नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो आप लगाएंगे वारकरी संप्रदाय, वरकरी भी कह सकते हो। ठीक है, इस संप्रदाय से ये संबंधित थे और ये भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें टाइम देना ही नहीं, फटाफट आंसर दीजिए। तुलसीदास। ठीक है, निम्नलिखित सूफी वाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदिया। तो आपको फटाफट आंसर कमेंट में देना, ये भी आसान क्वेश्चन है, आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। क्या होगा आंसर इसका? नक्शबंदिया। ठीक है, तो ये संगीत के विरुद्ध क्या हुआ था? 14वीं सदी में क्या हुआ था? जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ठीक है, क्या बोला मैंने? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने 14वीं सदी में किस सिलसिले की? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछता है किसने की थी? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ठीक है, जो इस शाखा के प्रमुख संत थे, ये भारत आते हैं और कश्मीर में अपना केंद्र बनाते हैं। ठीक है, और लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार था 16वीं-17वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया जाता है? 16वीं-17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा, ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा इसका प्रचार प्रसार 16वीं-17वीं सदी में किया जाता है। ठीक है, और शेख अहमद सरहिंदी इनके क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। और यह सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कट्टरवादी सिलसिला यही था। इसने अकबर की उदार नीति का विरोध किया और औरंगजेब इस सिलसिले का अनुयायी था। औरंगजेब भी ना संगीत वंगीत पर क्या करता? प्रतिबंध लगा देता है। तो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा था मुस्लिम शासक, ठीक है, जो इस सिलसिले का अनुयायी था? तो औरंगजेब आप लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर अब तक आ गया होगा, तो चलिए देख लेते हैं कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना था? शाह मोहम्मद गौस ने माना था। ठीक है, ये सत्तारी सिलसिले के थे। ये किस सिलसिले के थे? सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत थे। ठीक है, मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन से सब इनका बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था। और इनकी गौस की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है जवाहिर ए खम्स। क्या है? जवाहिर ए खम्स इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दे दीजिए। आंसर अब तक आ गया होगा, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 2017 का क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए। किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नासिरुद्दीन को कहा जाता है। शेख नासिरुद्दीन महमूद जो हैं शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे।
नासिरुद्दीन महमूद जो हैं ये शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे और यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली के चिराग के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर अटैक करने के लिए निमंत्रण दिया था? अफगानिस्तान पर जब अधिकार किया तो उस समय बाबर को किसने भारत पर अटैक करने के लिए निमंत्रण दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर आपको बताना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा था, आंसर इसका क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा दौलत खां। ठीक है, दौलत खां ने किया गया था, दौलत खान लोदी ने किया था भारत पर अटैक करने के लिए, ठीक है, बाबर को आमंत्रित किया था। और दौलत खान लोदी को ये भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासक की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूटकर वापस लौट जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और वह इसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए बिना लेट किए हुए। आंसर क्या? चलिए, क्या हो जाएगा? चगताई तुर्क। मुगल शासक वास्तव में देखा गया तो तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे और इस शाखा का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो जो मंगोल नेता थे, मंगोल नेता चंगेज खां, ठीक है, इन्हीं के द्वितीय पुत्र थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा था, तो जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। राणा सांगा किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई करता है? फटाफट आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर अब तक आ गया होगा तो क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध क्या था? 1527 में। तो पानीपत का 1526 में हुआ था और ये खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो मार्च 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध किया था और इस खानवा के युद्ध में बाबर ने किसकी घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है, जिहाद की घोषणा किस युद्ध में बाबर ने की थी? तो खानवा के युद्ध में की थी। ठीक है, और ये युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच होती है, जिसमें क्या होता है? बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। और जब ये बाबर जीत जाते हैं तो इस युद्ध में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना कि इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी और जीतने के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? कौन चलाया था शाहरुख नामक चांदी का सिक्का? इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बना सकते हैं। और फटाफट आंसर अब तक आ गया होगा। तो किसने चलाया था शाहरुख नामक सिक्का? बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कल अभी मैंने बताया था ना द्वैत, क्या बताया था कि शुद्ध द्वैत के वल्लभाचार्य बताया था ना। और द्वैतवाद के, अगर द्वैतवाद के पूछ ले द्वैतवाद का, तो उसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। एक ही जगह सारे नोट कर लीजिए, ठीक है। द्वैतवाद के माधवाचार्य हो जाएंगे और विशिष्ट द्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। और द्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? द्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। और निम्बार्काचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है ये पूछ ले तो सनक संप्रदाय से। ये भी ध्यान रखना आपको, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह और सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आपको आंसर देने हैं, जल्दी से बताइए बिना लेट किए हुए। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो ऑप्शन अब तक आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा कालिंजर, ठीक है। कालिंजर विजय जो हुई थी 1545 में, 1545 के दौरान क्या हुआ था? जब शेरशाह के सैनिक क्या कर रहे थे? गोले को उस समय उक्का कहा जाता था, उक्का या गोला फेंक रहे थे, फेंकने में व्यस्त थे। शेरशाह के सैनिक गोला फेंकने में व्यस्त थे। तो बारूद से भरा हुआ एक गोला क्या होता है? दीवार, जो दुर्ग की दीवार थी उससे टकराती है और टकरा कर गिर जाती है। तो जहाँ बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे थे उसमें, उस गोलों में आग लग जाती है और फट कर के सभी दिशा में क्या होती? फैल जाती है, जिससे बहुत फटाफट विध्वंस होने लगता है। तो शेरशाह फिर वहाँ से वो भी जल जाता है, जला वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो फिर भी उसने दुर्ग तो जीत लिया था, लेकिन यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो जाती है। और फिर क्या होता है? 22 मई 1545 में इसका कालिंजर में ही क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और इस तरीके से कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था,
ये माना जाता है। और उस समय वहाँ का जो शासक था कालिंजर का, वो कौन था? कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। तो कितनी थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा? 64:1। ठीक है। शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। इसने क्या किया था? पूछता है शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो शेरशाह ने चलाया। तो जो शुद्ध चांदी का रुपया इसने चलाया वो कितना था? 178 ग्रेन का था। 178 ग्रेन का था। और जो तांबे का दाम था इसका, तांबे का दाम वो था 380 ग्रेन का था। 380 ग्रेन का। तो दाम, तांबे का दाम होता था चांदी को रुपया, तो दाम और रुपए की जो विनिमय दर थी वो 64:1 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं को क्रमानुसार लगाना है और उसके बाद कोड मिलाना है। तो अभी ये दिखा दे रहे हो, फिर कोड बता दूंगी, तो सामने अपने कॉपी में लिख लीजिए कि क्या होगा। कोड देखते ही आप फटाफट आंसर दीजिए। आपको टाइम दे रहे हैं 5 सेकंड का, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 5 नहीं, चलिए 10 सेकंड ले लीजिए, इसमें बड़ा क्वेश्चन है। अब तक आंसर आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये एआरओ में मेंस में 2017 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। देवराय का युद्ध, दोरा का युद्ध क्या हुआ था? 1532 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अब आता है सामूगढ़ का युद्ध, ये हुआ था 1658 में। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है कि पहले क्या होगा? 1, फिर होगा 4, 1 4 2 3, 1 4 2 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 1 4 2 3 ये ऑप्शन में बैठा है बी ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह। तो कौन उच्च शिक्षित था अपने उसमें जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, कौन था? शेरशाह। शेरशाह सूरी अपनी जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो जौनपुर से किए थे, और जौनपुर उस समय क्या था? उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस तरीके से शेरशाह राइट आंसर हो जाएगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ बताना कौन सा सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि प्रशासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा गेस लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आंसर बता देना है फटाफट। क्या होगा आंसर? केवल एक। यहाँ पे से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे राइट नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसने बहुत सारे काम किए थे। राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि हुई। सैन्य सुधार के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। तो इसने क्या किया? शेरशाह सूरी ने इसको बहुत ही कड़ाई से लागू किया। पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो चांदी के रुपए थे 178 ग्रेन के थे, तांबे का जो दाम था 380 ग्रेन का था। ठीक है। और शेरशाह की न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि शेरशाह के गुण जो थे युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। 2021 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था। फटाफट आप आंसर बताइए। आंसर अब तक आ गया होगा कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहने का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने कराया था। अगर दिल्ली के पुराने किले की बात करें तो उसका निर्माण, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण अगर ये पूछे दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था, तो हुमायूं ने कराया था। ठीक है। और दिल्ली स्थित पुराने किलों के भवन, किला कोहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण किसने कराया? शेरशाह। ठीक है। इसके भीतर बनी मस्जिद का निर्माण, किला कोहना वगैरह जो था, शेरशाह ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? क्षेत्र को जीतने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए। कूट मिलाना है कि सारे सही हैं या कुछ नहीं सही है, ये आपको लगाना है। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। टाइम ओवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। वो नहीं भाई, धार्मिक कट्टरता कहाँ थी? धार्मिक कट्टरता होती तो सुलह कुल नीति की स्थापना क्यों करता? वो क्यों बनाता सुलह कुल नीति? धार्मिक, उसकी जो धार्मिक उदारता थी, धार्मिक सहिष्णुता के लिए वो जाना जाता है। तो सुलह कुल नीति इसका प्रमाण है। ठीक है। इस तरीके से जो है ये तीनों सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टाडी बेग, महमूद लोदी।
बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2016 के री एग्ज़ाम में ये पूछा था। आंसर अब तक आ गया होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हकीम सूर हो जाएगा, हकीम खान सूर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ छूट गया है क्या? एक मिनट, नहीं, हकीम सूर हो जाएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वही सेम क्वेश्चन, हकीम खान सूर। ये री एग्जाम में भी पूछ लिया था, मेंस एग्जाम में भी पूछ लिया था, सेम ही क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए मैंने ले लिया था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन आपके सामने है, राठौर, सिसोदिया, चौहान, कछुआ। आंसर आपको लगाना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसने किया था? कछवाहों ने किया था। आमेर के शासक राजपूत कछवाहा वंशीय भारमल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि पहले पहले इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, फटाफट लगाइए, ये भी आसान क्वेश्चन, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत टफ नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। अब तक आंसर आ जाना चाहिए, टाइम आपका ओवर होता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमको सन पता होना चाहिए, और सन पता है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करें जजिया की समाप्ति, तो जजिया कर की समाप्ति इन्होंने की थी 1564 में। ठीक, और इबादत खाने के निर्माण की बात करें तो इन्होंने किया था 1575 में। कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था इबादत खाने का निर्माण। महजर पर घोषणा की बात करें तो इन्होंने किया था 1579 में किया था, और दीन इलाही की स्थापना इन्होंने 1582 में किया था। कुछ और चीज़ों की मैं बात मतलब कुछ और डिस्कस कर देते हैं जो अकबर ने किया था। ठीक, जैसे कि दास प्रथा अकबर ने कब समाप्त किया था? 1562 में किया था, 1562 में किया था। ठीक है, आईने दहसाला, ये सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आईने दहसाला 1580 में इन्होंने किया था, आईने दहसाला। ठीक, तो इस तरीके से अगर सब आ जाए तो आपको कूट मिला लेना है। तो यहाँ पे जजिया की समाप्ति 1564, इबादत खाना का निर्माण 1575, तो लाइन से ही है, ये क्रमशः ही है 1 2 3 4, आप इसको लगा सकते हैं। बाकी नोट कर लीजिए कि दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा मैंने नहीं बताया आपको, तीर्थ यात्रा कर इन्होंने हटाया था 1563 में, 1563 में हटाया था। तो ये भी आप रख सकते हैं। दास प्रताप 1562, आईने दहसाला 1580, महजर पर हस्ताक्षर 1579। महजरनामा की घोषणा जो है ये धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए अकबर ने इसकी घोषणा की थी। और ये जो महजरनामा पर हस्ताक्षर कराया गया था, ये महजरनामा जो तैयार किया था वो किसने किया था? जो अबुल फजल के पिता थे। भी पूछा है क्वेश्चन कि किसने तैयार किया था, तो अबुल फजल के जो फादर थे, पिता थे, शेख मुबारक ने तैयार किया था। किसने किया था? शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक है, और ये जो दीन इलाही है, जिसको तौहीद इलाही भी कहा जाता है, ये सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। और इबादत खाना जैसा कि मैंने बताया 1575 में फतेहपुर सीकरी में किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो दार्शनिक और धार्मिक विषय हैं उस पर वाद विवाद किया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ, टाइम देना मतलब बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल भी इस पर दिमाग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट बता देती हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, आमेर की राजकुमारी से अकबर का जो विवाह होता है वो कब होता है? 1562 में होता है। ठीक है, 1562 में। और तुकारोई का जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1575 में होता है। ठीक, और मालवा पर जो मुगल अटैक था वो 1561 में होता है। ठीक, और उड़ीसा पे कररानी की विजय जो होती है वो 1564 में होती है। अब आप इसको कूट मिला सकते हैं कि पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2। 3 1 4 2, इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वो कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर अब तक आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ये जो था, अगर बात ये फ्रांसिस्को ये तो डच
डच था, ठीक है, जो कि जहांगीर के टाइम में आया था। पीटर मुंडी की बात करें तो ये ब्रिटिश यात्री था, ठीक है, किसके टाइम में आया था? शाहजहां के टाइम में आया था पीटर मुंडी। किसके टाइम में आया था? शाहजहां के टाइम में आया था, ठीक है। निकोलो मनुची की बात करें, निकोलो मनुची हैं। और कौन है? हॉकिंस हैं। तो हॉकिंस तो सबको पता है कि जहांगीर के टाइम में जो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम थे, इनके राजदूत के रूप में भारत आया था। और ये जो पेल्सर था डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय आया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? ऑप्शन यहाँ पे चारों आपके पास है, आपको आंसर दे देना, वो भी 2 सेकंड के अंदर। आंसर अब तक आ गया होगा। आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का मकबरा जो है वो कहाँ? भारत के बाहर, लाहौर में। लाहौर में रावी नदी के किनारे, लाहौर में रावी नदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है शाहदरा। रावी नदी के किनारे शाहदरा नामक स्थान पर स्थित है। और जहांगीर के डेथ की बात करें तो 1627 में हुई थी, 1627 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा सिको, किसका मिलता है? तो ये भी आंसर बहुत ही इजी है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 का क्वेश्चन है प्री का। तो ये क्या हो जाएगा? जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति समुद्र विषय के समुद्रगुप्त जो ये पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। तो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति देती है। तो इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रहिक थे और सचिव थे, उनका नाम था हरिशेर, उन्होंने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेर ने की थी, जो समुद्रगुप्त के सचिव थे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये लेख कौशाम्बी में खुदवाया गया था। बाद में क्या किया? अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा देते हैं। तो इस तरह जहांगीर का एक लेख है इस पर, मतलब इस समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का एक लेख है, रानी का अभिलेख है, और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्र को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी यहाँ पे खुदाए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट अभी बता देंगे, बहुत टफ नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शाहजहाँ। तो पहले तो ये ध्यान रखना, सिजदा किसने स्टार्ट किया था? सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस जो थे ये बलबन ने स्टार्ट किया था, लेकिन शाहजहां ने क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। सिजदा क्या था? ये ईरानी दरबारी रिवाज था, ठीक है, तो ये ख़त्म कर दिया। और एक ज़मीन बोस की प्रथा भी समाप्त कर दी, जिसमें पगड़ी में पहनने की मनाही कर दी गई थी। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दे दीजिए बिना लेट किए हुए। 2017 में ये मेंस यूपी RO में पूछा था क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर अब तक कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, वो क्या होगा? औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर के रूप में माना जाता था। मुस्लिम्स उसे जिंदा पीर के रूप में कहते थे, और उसके समकालीन उसे एक और नाम से कहते थे जिसका नाम था शाही दरवेश। शाही दरवेश, उसके समकालीन उसको शाही दरवेश कहते थे, और मुसलमान उसको जिंदा पीर कहते थे। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर, ये इंपॉर्टेंट है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये आपको मैच करना, 1665 में हुई थी, और मतलब किसके बीच हुई थी? तो ये किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1600 हस्ताक्षर किया था? तो इसमें क्या हुआ था? औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में, कौन? औरंगजेब ने क्या किया? राजा जय सिंह के साथ क्या किया? जय सिंह के नेतृत्व में शिवाजी को दमन करने के लिए ये भेजते हैं। तो जय सिंह जो थे कछवाहा शासक थे, जो युद्ध और शांति दोनों कला में निपुण थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी। तो ये हो जाएगा आंसर, क्या नाम है? बी ऑप्शन, जय सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद की बात कर रहा है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर अब तक कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण कराया, क्योंकि शाहजहां ने क्या किया था?
शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न कराकर किले के बाहर कराया। और किले के बाहर अगर पूछे, लाल किले में मोती मस्जिद पूछे तो औरंगजेब, लेकिन लाल किले के बाहर पूछे जिसका नाम रखा गया जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद, उसका निर्माण कराया शाहजहां ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें से किस शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी, 4 ऑप्शन है, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, यूपीआरओ में पूछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ गया होगा अब तक कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, उपनिषदों का अनुवाद इन्होंने किया था। दारा शिकोह ने क्या किया था? उपनिषदों का अनुवाद किया था। उपनिषद का अनुवाद किया था किसके टाइम में किया था? शाहजहां के शासनकाल में किया था। उपनिषदों का शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने अनुवाद किया था। और जो अनुवाद किया उपनिषदों का, उस किस थीम के तहत किया, किस शीर्षक के तहत किया? तो शिर-ए-अकबर के तहत किया। शिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत इसका अनुवाद किया उपनिषदों का। और टोटल कितना अनुवाद किया था? 52 उपनिषद का। कितना अनुवाद किया था? 52 उपनिषदों का शिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। तो इसलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? तो किसने किया? यहाँ पे आरंभ की बात हो रही है कि आरंभ किसने किया, तो ध्यान से आंसर लगाएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आंसर दीजिए। आरंभ किया था हुमायूं ने किया था। अगर ये पूछे मुगल शैली का आरंभ, मतलब चित्रकला के क्षेत्र में अगर देखा जाए, मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था, ठीक है। और इसकी नींव जो पड़ी थी हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बहुत ही शीर्ष पर पहुंचता है तो पूछ ले तो जहांगीर के टाइम में, अगर शीर्ष पर पहुंचता है तो जहांगीर के टाइम में, लेकिन स्टार्ट किसने किया था? हुमायूं ने। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? 2017 का क्वेश्चन है यूपीआरओ में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बिना लेट किए हुए, फटाफट आंसर। अब तक आंसर आप लोग का आ गया होगा। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जिसने किया था उनका नाम है लेडेन और रस्किन। लेडेन और रस्किन। एक्चुअली क्या था, बाबर ने अपनी तुझ के बाबरी, एक है तुझ के बाबरी, तो इसको बाबर ने क्या किया था? इसको लिखा था बाबर ने, तुर्की में लिखा था। तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में लिखी है, बाबर ने लिखी है, जो कि उनकी मातृभाषा थी। और इसका फारसी में अनुवाद, इसका तुझ के बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा है, ठीक है। और फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उनका अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। और एक लोग और थे जो उनका साथ दिए थे, जिसका नाम था पायंदा खां। तो मोस्ट ऑफ टाइम अब्दुल रहीम खाना पूछता है, बाई चांस अगर ये भी पूछ ले तो आपके दिमाग में होना चाहिए पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाना ने तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा किया था। जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी पूछ ले तो लेडेन और रस्किन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, हम लोग शायद उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में भी सॉल्व किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रज्मनामा। क्या हो जाएगा? रज्मनामा, ठीक है। तो ये रज्मनामा से फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। चलते हैं और जानते हैं कि आप लोग की बदायूनी ने किया था रामायण का। इस साथ में ये भी ध्यान रख लीजिए, बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था और फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया था। अबुल फजल ने कलिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। ये सारे आपको एक जगह लिख लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्मारक और निर्माता मैंने दे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए कौन किसने निर्माण किया। जैसे अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा जो कि शाहजहां के द्वारा है, और मोती मस्जिद दिल्ली जो कि दिल्ली के लाल किले के भीतर है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो फटाफट बता दीजिए किसने फारसी में अनुवाद किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, किसने किया है फारसी में अनुवाद? किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रज्म नामक किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि किसका है, महाभारत का है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी करते हैं।
चलते हैं, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदारी व्यवस्था में, ठीक है। मनसब आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ठीक है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ठीक है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में बिना लेट किए हुए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं पढ़ूँ तुरंत आंसर आपको आपके दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए। तो चलिए आंसर आ गया होगा, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या सही है। तो इसमें गाइज चारों कथन तो बिल्कुल नहीं सही है। कौन सा सही है? जात एवं सवार पद तो प्रदान किए जाते थे, लेकिन ये आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ये गलत है, बिल्कुल नहीं होते थे। और दीवान कार्यालय इनको वेतन देता था, ये भी गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। 1 और 3 इसमें सही है। अगर बात करें मनसबदार, तो मनसब जो होता था इसका अर्थ ही क्या था? पद था। मनसब का मतलब था पद या कोई श्रेणी प्रदान करना। तो यानी कि मनसबदार का अर्थ ये हो जाता था कि उस अधिकारी से हो जाता था जिसे क्या किया जाता था? शाही सेना में पद प्राप्त किया जाता था, पद दिया जाता था, श्रेणी दी जाती थी। तो और जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। तो अकबर का जब शासनकाल स्टार्ट होता है उसके 11वें वर्ष, अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट की जाती है और इसके तहत जात व सवार प्रदान किए जाते थे, सवार पद प्रदान किए जाते थे। जात, अब यहाँ पे मैंने कहा जात और सवार पद प्रदान किया जाता था। तो ये जात क्या था, सवार क्या था? जात में क्या होता था? जात का पद हाथी, घोड़े, इन सभी की संख्या का प्रतीक था, जबकि सवार का पद केवल क्या था? घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। और मनसबदारों के अंतर्गत 3 वर्ग थे। 3 वर्ग में कहने का मतलब है कि पहली श्रेणी के अंतर्गत क्या थे? वो आते थे जो मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे, मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। और दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा होता था या आधे से अधिक होता था, बराबर नहीं होता था, आधा या आधे से अधिक होता था। और तीसरी श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब जो था उसके आधे से कम होती थी, ठीक है। और मनसबदार जो थे वो आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे, इनके वेतन नकद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट मिलाना है हम, चलिए फटाफट मिला लेते हैं। आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, कूट भी आपके सामने, आप फटाफट मिला लीजिए कि क्या है। 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ आपको। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के सामने जो जो लिखा उसका फटाफट बना लीजिए। अब तक तो आंसर आ गया होगा, ठीक है, कि ये इन बादशाह के टाइम में कौन दीवान थे। तो अकबर के टाइम में मुजफ्फर खान थे, अकबर के टाइम में मुजफ्फर खान थे। जहांगीर के टाइम गियास बेग, एतामुद्दौला थे। शाहजहां के टाइम में सादुल्ला खां थे और औरंगजेब के टाइम में असद खां थे। तो 3142 जहाँ पर हो वही सही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब तो लेट होगा नहीं, फटाफट कुछ क्वेश्चन के कुछ क्या सभी मैंने बता दिया है, सारे के आंसर मैंने क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान बता दिया। अब इसको तो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं मतलब 2 सेकंड के अंदर बताइए आप। कन्नौज का क्या हो जाएगा? 1540, जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। चौसा का युद्ध, तालीकोटा मैंने क्या बताया था? 1565 में बताया था। खानवा का युद्ध क्या बताया था? 1527 में बताया था। अब बचा चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इस तरीके से आप कोड मिला दीजिए कि क्या होगा। पहला होगा मतलब 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट बता दीजिए दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था, मतलब दफनाया गया था। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी कूट मिलाना है। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम, जिसने उत्तरवर्ती मुगल बादशाह वाला भी पढ़ा होगा तो वो सब मिला लेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी चलिए 10 सेकंड का देती हूँ। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, आंसर अब तक आ जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि कौन सा क्या होगा, कि हमें शब्द अली का शासन कब था, कैसे किया था। तो अब मैं बता रही हूँ, आपके आंसर अब तक आ जाने चाहिए। तो जहांगीर के शासन की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1605 से 1627, एक मिनट फिर से लिख दूँ। जहांगीर का टाइम जो था 1605 से 1627 तक था, ठीक। मोहम्मद शाह का शासनकाल देखें, मोहम्मद शाह का तो 1700
19 से 1748 तक था। ठीक, वहीं अगर बात करें अहमद शाह अब्दाली, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुआ था, अफगान दल का नेता था, तो यहाँ पे आप 1761 लगा सकते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय की बात करें, जिसको जफ़र की बहादुर शाह द्वितीय को जफ़र उपनाम से जाना जाता था, ठीक है, इनकी जो थी 1837 से 57। तो इस तरीके से आप कोड मिला लीजिए, क्या होगा कि 3 2 1 4, 3 1 2 4, अरे गलत हो गया, पहले होगा क्या होगा 3 कहाँ पर है, 3 2 1 4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी कोड मिलाना है, तो इसमें मैक्स आपको तो सब पता है। कन्नौज अभी बताया 1540, चंदेरी 1529, तालीकोटा 1565, सन तुरंत बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में, और चौसा 1539। तो कूट आप मिला ही चुके होंगे कि पहले आपको रखना है ये वाला, यानी कि 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी ऑप्शन से, 2 4, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने ले लिया है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक क्या है, तबकात अकबरी है। अब्बास खां शरवानी का क्या है, तारीख़ शेरशाही है। हसन निजामी का ताजुल मासिर है। ख्वादमीर का क्या है, कानून हुमायूनी है। भीमसेन का नुस्खा दिलकुशा है। मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा है। इनायत खां का शाहजहां नामा है। चंद्रभान ब्राह्मण का चार चमन है। मोतमीद खां का इकबाल नामा जहांगीरी है। गुलाम हुसैन का शियारुल मुतखरीन है। और मोहम्मद सालेह का आलम सालेह है। ये सब क्या करिए ना, नोट डाउन कर लीजिए, प्लस क्या करिए वॉल में पेस्ट कर लीजिए कि बार बार इसको देख लीजिएगा, इतनी जल्दी तो याद नहीं होगा, तो कई बार देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढना। अब आपको क्रमशः बताना है कि कौन सा क्या कैसे होगा। ठीक है, अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें, पद्मिनी जो है राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अटैक किया था तो राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो जिसके कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। और दुर्गावती की बात करें तो दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की शासिका थी। जब अकबर ने आक्रमण किया था, शत्रु से घिर जाने पर इसने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। और ताराबाई जो थी, ताराबाई ये छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, राजा राम की पत्नी थी, तो राजा राम जब इनकी डेथ हो जाती है तो मराठा राज्य की बागडोर ताराबाई ही संभालती हैं। ठीक, उसके बाद अहिल्याबाई की बात करें तो अहिल्याबाई मराठों के जो होलकर वंश थी उनकी शासिका थी, और होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। इस तरीके से आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कूट मिलाना है कि कौन सा यात्री किस टाइम आया था। तो ये बहुत आसान है, इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं 2-3, तो आप फटाफट उसी हिसाब से आंसर दे सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी बताइए। कूट आप लोग देख लीजिएगा, अब आ गया होगा आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं आंसर फटाफट बिना लेट किए हुए। हॉकिंस का जो टाइम था तो 1600, हॉकिंस का टाइम था वो 1608 से 1611 था, 1608 से 1611 था। थॉमस रो की बात करें तो 1615 से 1619, मनुची की बात करें तो 1653 से 1708, और रॉल्फ फिंच की बात करें 1585 से 1500। रॉल्फ फिंच की बात करें तो ये जो रॉल्फ फिंच हैं वो 1583 से 1586, लेकिन यहाँ 85 लिखा है तो आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, लेकिन आपको ये इसकी वजह से थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन वैसे अगर लमसम देखा जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कूट मिलाना है कि कौन सा किसने कहाँ पर क्या बनवाया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट आंसर दे दीजिए। बाबर ने क्या, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। अब तक आंसर आ गया होगा, आपका टाइम ओवर होता है। चलिए देख लेते हैं, जो बाबर हैं, बाबर ने जामा मस्जिद, ठीक है, बाबर का जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं ने दीन पनाह, अकबर ने जहांगीरी महल,
और जहांगीर का एतमुद्दौला का मकबरा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 क्रमशः है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? हुसैन अली, अब्दुल्ला। ये तो बहुत आसान है कि इनको किंग मेकर कहा जाता था। राजा बनाने वाले यानी इनको इंग्लिश में किंग मेकर कहा जाता था, मतलब ये राजा बनाते थे और जब चाहे राजा उतार देते थे अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आपको बताना है कि ऐसा कौन था कि जो मुगल काल में राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं, कौन था? जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? हुसैन अली और अब्दुल्ला, हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है, तो जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर ये सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे, जो कि 1713 से 1720 तक ये मुगल दरबार में थे। तो ये क्या करते थे? सम्राट निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखशियर को सिंहासन पर बिठाया और 1719 में सिंहासन से हटा देते हैं। उसके बाद तीन और सम्राट को ये बिठाते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए। राफ़ी उद्दरजात थे, राफ़ी उद्दौला थे, मोहम्मद शाह। तो इस तरीके से ये इन लोगों को बिठाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना, किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। सिख संप्रदाय से क्वेश्चन है, किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? यहाँ पे ऑप्शन है, आप फटाफट आंसर बता दीजिए किसे किया था। आंसर अब तक आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। लहना को। अगर बात करें गुरु नानक का, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में हुआ था। 1469 में तलवंडी पंजाब में हुआ था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, इन्होंने नानक पंथ भी चलाया था। गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया था और इन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और लहना जो है गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर अब तक आ गया होगा कमेंट बॉक्स में। ये रामदास को। तो ये जो रामदास थे ये चौथे नंबर के गुरु थे। ये चौथे सिख गुरु थे जिनको मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। ठीक है, तो और इस जो अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि थी, इसी पर अमृतसर शहर बनाया गया था। ठीक है, पहले तो इस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, लेकिन बाद में वहाँ खुदा जो तालाब था उसी के नाम पर इसका अमृतसर नाम पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूछा गया था क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हेमकुंड। तो हेमकुंड जो है ये उत्तराखंड के चमोली नामक स्थान पर ये गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? इनका चयन निम्नांकित। तो 4 हैं जिनको मृत्यु दंड दिया गया था शासकों के द्वारा। इसका आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड का टाइम है। आंसर अब तक आप लोग का आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह करके जो जहांगीर के पुत्र थे शहजादा जहांगीर के जो पुत्र थे खुसरो, जहांगीर का पुत्र था खुसरो, इसने क्या किया, जहांगीर अपने पिता से विद्रोह कर लिया और अफगानिस्तान की ओर भाग के जा रहा था। तो जब रास्ते में इनका क्या होता है, गुरु अर्जुन से ये भेंट करते हैं खुसरो। तो गुरु खुसरो ने इनको क्या नाम था, अर्जुन देव ने क्या किया, खुसरो की हेल्प की, जिससे जहांगीर क्या हो गए, क्रोधित हो गए और 1606 में इन पे षड्यंत्र का आरोप लगा करके उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे और इनके और औरंगजेब से इनकी शत्रुता थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो ऑप्शन आपके 4 हैं और चारों में से एक आपको बता देना है। फटाफट आंसर बता दीजिए, क्या होगा आंसर?
आंसर अब तक आ गया होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें रुपया भी था, लारी भी था, टका भी था, रुका नहीं था। रुका नहीं था। रुका क्या थी? एक तांबे की मुद्रा थी, रजत मुद्रा नहीं थी। रुका जो थी तांबे की मुद्रा थी। बाकी सभी छत्रपति के समय में क्या थी? प्रचलित रजत मुद्राएं थी। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो ये तो थोड़ा सा टफ है, तो इसमें टाइम नहीं दे रही हूँ, जल्दी से इसका आंसर बता दे रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, ये सारी घटनाएं जो संबंधित है छत्रपति शिवाजी से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या किया था? चाकन किले पर विजय किया था। तो कब किया था चाकन किले पर विजय? 1648 में किया था। वहीं मुगलों से मतभेद जो इन्होंने स्टार्ट किया था, मुगलों से मतभेद स्टार्ट इन्होंने किया था 1657 में स्टार्ट हुआ था। और अफजल खां का जो प्रकरण स्टार्ट हुआ था वो 1659 में हुआ था। 1659 में हुआ था। और सूरत पर आक्रमण ये तो पता होगा 1664 में। तो इस तरीके से आप अपना कूट मिला लीजिए कि क्या होगा। पहला होगा क्या? पहला होगा चाकन वाला, चाकन यानी 1324 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूट मिलाना है, बताना है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे और मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। सही उत्तर का चयन मिलाना कि कूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दोनों सही है या गलत है, क्या है कैसे है, ये आपको बताना है। तो देखिए गाइस, क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, ये तो सही है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि मराठा पहले नहीं थे बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब? ये तो बहुत आसान है, बिना टाइम दिए आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो अफगान थे, अफगान कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। तो मराठा सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। और इस युद्ध में, तृतीय युद्ध में मराठे हार जाते हैं। और ये पूछता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो काशीराज पंडित थे। तो काशीराज पंडित क्या कहते हैं इस युद्ध के बारे में कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए क्या हुआ? प्रलयकारी सिद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो बता दीजिए, बहुत आसान है, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। क्या होगा इसका आंसर? ताराबाई। राजा राम थे, इनका टाइम था 1689 से 1700, 1689 से 1700। तो ये थे। तो राजा राम की जब डेथ हो जाती है तो उनकी जो विधवा पत्नी होती है ताराबाई, ये इनका 4 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन संरक्षिका के रूप में ताराबाई संभालती हैं सब कुछ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर? ताराबाई हो जाएगा। तो चलिए, ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने अच्छे से, तो सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरे बार में भी देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा करके, लेकिन नोट कर लीजिएगा जो नए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर इसमें देखिए व्यू जाएंगे, लाइक आएगा, तभी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि टाइम लगता है, मेहनत लगता है, देखिए कंटिन्यूसली बोलना पड़ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट जो अब हमारा लेक्चर आएगा वो आधुनिक इतिहास से संबंधित होगा। जो भी पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखना है। थैंक यू सो मच।